Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. In association with JK Tyre, Total Control. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए सबसे पहले हम डिकोड करते हैं। पिछले 26 घंटों से पूरा देश दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाकों के बारे में जानना चाहता है। तो आज आप सबके सामने मैं इस बम धमाके पर सबसे विश्वसनीय थ्योरी पेश करूंगा। कई लोग इसे एक सुसाइड बॉम्ब अटैक यानी एक आत्मघाती हमला मान रहे हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि यह बम धमाका किसी योजना के तहत नहीं बल्कि आतंकवादियों से घबराहट में हुआ है। फरीदाबाद और पूरे देश में जब सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के स्लीपर सेल तक पहुंच गईं तो आतंकवादी घबरा गए और इसी घबराहट में इस गाड़ी में विस्फोटकों को लेकर वो इधर से उधर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटकने लगे और इसी दौरान लाल किले पर यह धमाका हो गया। आज मैं आप सबके सामने वो सारे सबूत पेश करूंगा जिससे यह साबित होता है कि ये एक सुनियोजित हमला नहीं था बल्कि ये पैनिक में किया गया हमला था। इसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये हमारे देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म का पहला मामला है। अब तक हम यही मानते थे कि गरीब परिवारों के युवकों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जाता है, लेकिन इस मामले में कम से कम 6 मेडिकल डॉक्टर्स शामिल हैं, जिससे यह पता चलता है कि अब सक्षम परिवारों के पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन रहे हैं और आतंकवाद फैलाने के लिए अब देश के बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इन डॉक्टरों में से ज्यादातर एक ही यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। और आखिर में आपको बिहार का हाल सुनाएंगे। आप सबको बिहार का भी इंतजार होगा। बिहार में आज दूसरे चरण की वोटिंग में 68.80% मतदान हुआ है और अभी तक सारे एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स में यही पता चला है कि एनडीए बहुत आसानी से बिहार में अपनी सरकार बना लेगा। यानी सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से अपनी सरकार बना लेंगे और कोई भी एग्जिट पोल अभी तक ये नहीं कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने का कोई चांस वहां पर है। लेकिन आज मैं एक थ्योरी आपके सामने लेकर आया हूं जो सूत्रों से हमें पता चला है और इसलिए आज आप पिछले 24 घंटे से हमारे वो दर्शक जो लगातार ये जानना चाहते थे कि दिल्ली में लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की सही कहानी क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी हमले होते हैं बड़े, उन सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठा कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जरूर लेता है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने नहीं ली है। अब मैं 5 पॉइंट में इस बम धमाके का विश्लेषण आपके लिए करूंगा जो कल लाल किले पर हुआ था। पहला, यानी 10 नवंबर को हुआ यह धमाका आतंकवादियों की घबराहट की वजह से हुआ। यानी ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यह पैनिक में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट है, यह किसी योजना के तहत नहीं किया गया था। दूसरा, बिना किसी तैयारी के यह धमाका हुआ है और आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो भी बिल्कुल अधूरा था। अगर उन्होंने ठीक से वो सारे विस्फोटक को इस्तेमाल किया होता तो नुकसान कहीं से ज्यादा हो सकता था, इसलिए ये जो धमाका था ये बिना तैयारी के धमाका किया गया। तीसरा, आतंकवादी इस विस्फोटक को रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। चौथा, अगर आतंकवादियों ने सही तरीके से
योजना के तहत इस बम को बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो विस्फोटक उनके पास था, अगर उसे वो ठीक से इस्तेमाल करते, एक योजना के तहत उसमें वो बम बनाते, तो वो बम इससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम होता। पांचवां, यह कोई सुसाइड धमाका नहीं था, बल्कि गलती से यह धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग जो आज दिन भर ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड अटैक है, ये एक आत्मघाती हमला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था। और ये जो हुआ है, ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ है, यानी योजना के तहत नहीं, बल्कि ये आतंकवादी जो थे ये इतने घबरा गए कि घबराहट में ये बम जो है, उनके जो विस्फोटक है, ये बम ब्लास्ट हुआ है। कल रात से लेकर अभी तक मेरे अपने अनुभव के आधार पर, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, जो लोग बम धमाके की जांच से जुड़े हुए हैं, उनसे जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर आज मैं आपके सामने एक थ्योरी पेश कर रहा हूं। और ऐसा लगता है कि काफी हद तक यही हुआ होगा। हालांकि अभी जांच चल रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी, असली कारण आपको तभी पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने जो थ्योरी रख रहा हूं, यह इस समय की सबसे विश्वसनीय थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक आतंकवादियों का यह डॉक्टर मॉड्यूल पैनिक में था, यानी घबराहट में था। कल यानी 10 नवंबर को फरीदाबाद में लगातार छापेमारी हो रही थी। ये लोग एक्सपोज हो गए थे, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। जहां करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। आप याद कीजिए, यह फरीदाबाद की वही जगह है। अब सुरक्षा एजेंसियां इनके गोदाम तक पहुंच चुकी हैं, इनके गढ़ तक पहुंच चुकी हैं, और इनका जो मॉड्यूल था, जो स्लीपर सेल था, वो एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद आतंकवादी पैनिक में आ गए। जो आतंकवादी बच गए थे, जो बाहर थे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए थे, वो घबराहट में आ गए, वो पैनिक में आ गए और उसकी वजह से इधर उधर भाग रहे थे। और इसी दौरान यह विस्फोट हुआ। इन्हीं में से एक आतंकी डॉक्टर कार में यह विस्फोटक लेकर भाग रहा था। जितना विस्फोटक इसके पास इस कार में मौजूद था, अगर यह आतंकवादी चाहते तो इस विस्फोटक से एक बहुत ही शक्तिशाली बम बन सकता था। जो विस्फोट हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट हो सकता था। इससे दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। अगर इतने ही विस्फोटकों के साथ सही तरीके से इन्होंने बम बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ना तो वो बम को ठीक तरीके से बना पाए, और ना ही इस डॉक्टर मॉड्यूल की योजना धमाका करने की थी। कल शाम को धमाका करने की इनकी योजना नहीं थी। असल में यह धमाका गलती से हो गया, घबराहट में हो गया, और एक अधूरे बम में यह विस्फोट हो गया। और यही वजह है कि जहां पर धमाका हुआ, वहां पर सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। इस बम धमाके के बाद जो घायल लोग हैं और जो मृतक भी हैं, उनके शरीर में कोई स्प्लिंटर्स नहीं मिले, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले। आमतौर पर किसी भी बम धमाके में आपको स्प्लिंटर्स मिलते हैं, छर्रे मिलते हैं, और स्प्लिंटर्स के इस्तेमाल से बम धमाका और भी ज्यादा घातक हो जाता है और इससे लोगों की जान कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में जाती। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जो बम धमाका होता है, जो कल से लगातार थ्योरी चल रही थी, बहुत लोगों ने शुरू में कहा कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए वहां पर पहली चीज तो यह है कि कोई भी गड्ढा वहां नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर हो जाता है। कोई स्प्लिंटर नहीं मिला, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले, कोई मेटल की ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो विस्फोटक कार में था वो तैयार नहीं था। और अगर ये उस विस्फोटक में उसको ठीक से एक बम बना लिया होता इन्होंने, तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। तब आपको उसमें छर्रे भी नजर आते, उसमें स्प्लिंटर्स भी होते, और वहां तब जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी आपको दिखाई देता। जिस कार में यह धमाका हुआ, वो कार हरियाणा की कार थी। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो HR26 है, हरियाणा का है, उसी इलाके का है जहां यह आतंकवादी पकड़े गए। और काफी संभावना है कि फरीदाबाद में पुलिस की रेड शुरू होने के बाद इस कार में विस्फोटक रखकर इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश
हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही यह धमाका हो गया। अगर इन आतंकवादियों को कोई बड़ा धमाका सुनियोजित तरीके से करना होता तो ये कहीं ज्यादा लोगों की जान ले सकते थे, और अगर ऐसा करना होता तो वो आतंकवादी इस कार को किसी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर पार्क करते और फिर इसमें धमाका कर देते, या फिर इसी कार को कहीं ले जाकर टकरा देते। जैसा आपको याद होगा पुलवामा हमले में हुआ था, जब जो मारुति वैन थी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था वो उन्होंने हमारे जवानों के ट्रक से उनके काफिले से टकरा दी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में ये आतंकवादी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे और घबराहट में इधर से उधर भाग रहे थे। लाल किले के सामने जो ट्रैफिक सिग्नल था, उस सिग्नल पर इस कार में जब धमाका हुआ तब ये कार आगे बढ़ रही थी, यानी ये मूविंग कार थी, सड़क पर चल रही थी, यानी ये किसी और इलाके में भागने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो अगर इस प्रकार का कोई धमाका इन्हें करना होता तो ये कार को कहीं पार्क करते और फिर उसमें धमाका करते। इसलिए यह सुसाइड हमला बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, और शायद ये ऐसा पहला बड़ा आतंकवादी हमला है जिसकी जिम्मेदारी किसी आतंकवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली है। मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी एक थ्योरी है। अभी तक हमारी जितने भी सूत्रों से बात हुई है ये उसके हिसाब से हमने आपको बताया है, और मैं फिर से आपको बता देता हूं ये कोई सुसाइड मिशन नहीं था, बल्कि ये एक आकस्मिक धमाका था, यानी ये दुर्घटनावश एक धमाका हुआ है। ये धमाका इरादतन नहीं है, ये घबराहट में धमाका हुआ है, और जो आईईडी इसमें इस्तेमाल हुआ, जो विस्फोटक था, वो अधूरा और गलत तरीके से जोड़ा हुआ था, इसलिए इसका जो नुकसान था वो बहुत सीमित हुआ है। घटनास्थल पर कोई गड्ढा या छर्रा नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि जो बॉम्ब था ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं था, और जो आतंकवादी इस कार में थे, जो डॉक्टर इस कार में था, असल में वो डॉक्टर पैनिक में था, घबराहट में था, और किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर वो घूम रहा था। इसलिए आज ये थ्योरी लेकर आज हम आपके पास आए हैं। हालांकि अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जांच लंबी चलती है, और ये कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी इस धमाके की जांच चल रही है, जिसके बाद इसकी अंतिम सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो सबसे विश्वसनीय जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, वो जानकारी मैंने अभी आपको दी है। ये सुनियोजित हमला नहीं था। आतंकवादी पैनिक में थे, घबराहट में थे। उसी घबराहट में इस कार के अंदर विस्फोटक भरकर वो बाहर निकल गए, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। अचानक बीच में ये विस्फोट हो गया, जो कि उनके प्लान का हिस्सा ये विस्फोट नहीं था। अगर योजना के तहत उन्होंने ये विस्फोट किया होता तो नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता। ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था।
तो ये गाड़ी जो थी ये हरियाणा से टोल पार करते हुए दिल्ली में आई, दिल्ली में इधर उधर घूमती रही और फिर शाम को 6:52 पर इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया। इस गाड़ी को एक डॉक्टर ही चला रहा था। ये डॉक्टर भी आतंकी डॉक्टर था और ये पैनिक में था, घबराहट में था। जैसा कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि फरीदाबाद में दबिश बहुत ज़्यादा थी, सुरक्षा एजेंसियां फरीदाबाद में पहुंच चुकी थीं, इन आतंकवादियों तक पहुंच चुकी थीं। कुछ आतंकवादी पकड़े गए और कुछ अभी बचे हुए थे। जो लोग बचे हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि यहां से भाग जाते हैं, जो भी विस्फोटक हमारे पास है, जो भी हमारे पास इस समय है, उसे लेकर निकलते हैं। और फिर इस कार के अंदर विस्फोटक भरकर ये हरियाणा से, इसी हरियाणा की कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, ये दिल्ली आता है, दिल्ली में इधर उधर घूमता रहता है। इसकी गाड़ी के अंदर विस्फोटक रखा हुआ है और शाम को 6:52 पर सड़क पर चलते चलते चलती गाड़ी में यह विस्फोट हो जाता है। इसे खुद नहीं पता था और यह मत सोचिए कि यह कोई सुसाइड बॉम्बर था। यह किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहता था इस विस्फोटक को लेकर, क्योंकि यह जानता था अगर यह वहां से नहीं निकला तो यह भी पकड़ा जाएगा। पूरे देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली में हुए धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो अब धीरे धीरे आज हम आपके सामने एक एक करके इसकी जो परतें हैं वो हम आपको खोलेंगे आपके सामने। तो आप देखिए, आज आपके सामने हम एक एक करके सारी इन्वेस्टिगेशन रखेंगे। इस मामले में आज जो सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या एक डॉक्टर भी आतंकवादी हो सकता है। और इस बॉम्ब ब्लास्ट में तो एक नहीं बल्कि 6 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें से एक डॉक्टर उसी कार में मौजूद था जिसमें यह धमाका हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार में एक डॉक्टर उस कार को चला रहा है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी। और ये जो आतंकवादियों का मॉड्यूल है जिसमें सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये सब आपकी स्क्रीन पर इस समय है। देखिए, आतंकवाद का डॉक्टर मॉड्यूल, डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो गाड़ी चला रहा था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये सारे डॉक्टर्स हैं। और इसमें से आप देख पाएंगे, इसमें से जो ज्यादातर लोग हैं, मैं वापस आपको उस चार्ट की तरफ लेकर चलता हूं जो चार्ट अभी मैं आपको दिखा रहा था। जो डॉक्टर गाड़ी के अंदर था उसके बारे में हम आपको बता चुके। एक डॉक्टर उस कार में मौजूद था जिसमें धमाका हुआ। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। दूसरा आतंकवादी है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यह भी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। तीसरी एक महिला डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो इसी मेडिकल कॉलेज में काम करती है। चौथा आतंकवादी है डॉक्टर सज्जाद अहमद, यह भी इसी मेडिकल कॉलेज में काम करता है। और पांचवां डॉक्टर सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर। और छठे आतंकवादी का नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इस समय फरार है। और यह भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का छोटा भाई है। यानी सोचिए, एक ही परिवार के 2 डॉक्टर इस बम धमाके की प्लानिंग में शामिल हैं। एक ही परिवार के 2 डॉक्टर आतंकवादी हैं। एक और चीज आपने नोट की, कुल मिलाकर 6 डॉक्टर हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा यानी 4 डॉक्टर एक ही मेडिकल कॉलेज अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। और इनमें से 3 डॉक्टर जम्मू कश्मीर में एक ही जगह के हैं और जगह का नाम है पुलवामा। वही पुलवामा जहां पर हमारे जवानों पर हमला हुआ था। 3 डॉक्टर पुलवामा के हैं जम्मू कश्मीर में और 1 डॉक्टर अनंतनाग का है। यानी कुल मिलाकर 4 डॉक्टर या 4 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर से हैं
और दक्षिण कश्मीर वो इलाका है जो आतंकवाद के लिए कुख्यात रहा है। और डॉक्टरों के इस आतंकवादी मॉड्यूल ने मिलकर मेडिकल कॉलेज को आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। वो मेडिकल कॉलेज जिसमें शिक्षा देने वाले यूनिवर्सिटी को ही आतंकवाद फैलाने की नई प्रयोगशाला बना दिया गया। अब जरा गंभीरता से इसके बारे में सोचिए। ये जो डॉक्टर है जो प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा था, इससे न जाने कितने लोगों ने इसे डॉक्टर समझकर इससे इलाज कराया होगा। ये बाकी के जो 4 डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाते हैं, न जाने कितने छात्रों को इन्होंने पढ़ाया होगा। सोचिए क्या पढ़ाया होगा इन्होंने और कैसे आज हमारे देश में शैक्षिक संस्थानों को ब्रेन वॉश करने के लिए, आतंकवादी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए अब आतंकवादी कैसे पढ़े लिखे लोगों की भर्ती कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जमाना था जब हम ये सुनते थे कि अनपढ़, गरीब और बेरोजगार युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जाता है और फिर उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, उनके घर वालों को पैसा पहुंचाया जाता है और ये गरीब और अनपढ़ युवा आतंकवादी बन जाते हैं बिना ये जाने कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब अच्छे अच्छे सक्षम परिवारों के, अच्छे घरों के, पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करने वाले युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। आतंकवादी संगठन ऐसे युवाओं के दिमाग में नफरत भरकर, उनके दिमाग में एक आरडीएक्स जैसी सोच डालकर इन्हें हमारे ही देश के खिलाफ अब इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए ये सारे जो लोग हैं इन्हें किस चीज की कमी थी? अच्छी नौकरी है, अच्छी डिग्री है, समाज में इज्जत है, इसी देश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इसी देश का खाते हैं, यहीं से सम्मान लेते हैं और फिर इसी देश के लोगों को लहूलुहान करते हैं, यहीं के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं आगे ये पूरी कहानी आपको बताऊंगा जिसे हम आप कह सकते हैं कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भारत में एक पहला, आप इसे मौका कह सकते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी जिसमें पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो आज उन्होंने भूटान की राजधानी थिम्पू में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां पर जाकर कहा है कि जो भी इस धमाके के जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने अपना पूरा बयान हिंदी में दिया, लेकिन आखिर में उसका एक हिस्सा उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में कहा ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी हिंदी में इसका मतलब है इस धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप पूरा बयान सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी लाइन उन्होंने अंग्रेजी में क्यों कही। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आखिरी जो लाइन उन्होंने अंग्रेजी में कही है
वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है, वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए है जो अक्सर आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये उन लोगों के लिए है और ये उन देशों के लिए हैं जो आतंकवाद का ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन अंग्रेजी में कही है ताकि जो भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें अच्छी तरीके से अंग्रेजी में बता दिया जाए। इसलिए आज उन्होंने अपनी जो मंशा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है। जिसको जो भाषा समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बताया, और अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो उन्होंने अंग्रेजी में बताया है। अब आज जो उन्होंने कहा है इसका महत्व कितना है, आपको याद होगा पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही कहा था कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान का एक हिस्सा ऐसे ही अंग्रेजी में कहा था। इससे पहले 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ था हमारे जवानों पर, तब भी उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की मदद करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के बाद आतंकवादियों पर बड़ा और निर्णायक हमला हुआ है, हर बार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया था कि अगर हमारे देश पर किसी भी आतंकवादी कोई हमला किया जाता है तो किसी भी आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अगर यह आतंकवादी हमला है और यह उस श्रेणी में आता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा। यह हमने फैसला लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बड़ा हमला है भारत के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अब भी एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन सरकार अभी इसकी जांच करेगी, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी और फिर यह देखा जाएगा कि यह हमला कैसे हुआ, इस हमले के पीछे कौन है, ये जो डॉक्टरों का जो मॉड्यूल है, जो नेटवर्क पूरा तैयार किया गया है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए दो बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आज। अभी तक न तो किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और न ही अभी तक भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लिया है। ये दोनों खास बातें हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक शुरुआत में जो 24 घंटे में जो जांच हुई है उससे ऐसा लगता है कि ये एक प्लान्ड अटैक नहीं था, ये एक पैनिक में किया गया अटैक था और आतंकवादी घबराहट में थे, भाग रहे थे और उस दौरान ये जो हादसा है, ये जो ब्लास्ट है, ये हुआ है। तो इस आज का जो हमारा एपिसोड है इसको आप दो हिस्सों में रख सकते हैं। एक कल की घटना के बारे में, दूसरा इस घटना के पीछे, पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है जिससे आपके बारे में, जिससे आपको भी जिसके बारे में पता नहीं होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो बहुत ही चिंताजनक बात है कि कैसे हमारे देश में आतंकवादियों के नेटवर्क में डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए अब इन डॉक्टरों के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। सोमवार को लाल किले के पास जिस सफेद रंग की Hyundai i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसमें एक आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के होने का दावा किया गया है। दिल्ली की अलग अलग जगहों से जो सीसीटीवी की तस्वीरें आई हैं उसमें डॉक्टर उमर इस कार में बैठा हुआ दिख रहा है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद टोल पर यह सफेद i20 कार फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुई और इन तस्वीरों में डॉक्टर उमर अकेला इस कार में दिखाई दे रहा है। इस कार का जो नंबर है यह हरियाणा का है, HR 26 नंबर है और यह उसी इलाके का नंबर है जहां पर आतंकवादियों पर यह दबिश बन रही है, यानी फरीदाबाद और आसपास का इलाका। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार का नंबर है, हरियाणा का नंबर है। हालांकि पुलिस कह रही है कि धमाके के समय कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था और इसकी पहचान तय करने के लिए अब एक इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा जिससे पता चलेगा कि वही डॉक्टर मौजूद था या नहीं। डॉक्टर उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और इसने श्रीनगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी और इस समय डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। ब्लास्ट के बाद पुलवामा में डॉक्टर उमर की मां और उसके दो भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस समय इन तीनों से पूछताछ चल रही है। अब आपको डॉक्टर उमर के रिश्तेदारों का बयान सुनाते हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें
उमर के आतंकवादियों से जुड़े होने की कोई जानकारी थी ही नहीं। मैंने बोला घर आ जाओ, बोला मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन के बाद। मैंने बोला नहीं कल ही आ जाओ, बोला नहीं 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगा। उसने हमें पहले से ही ये बोल के रखा था कि मुझे एग्ज़ाम है, ज़्यादा तंग मत करना मुझे, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है, ज़्यादा फ़ोन नहीं करेंगे। तो फिर हमने फ़ोन नहीं किए क्योंकि हम मुतमईन थे, हमें पता था कि वो पढ़ाई करता था, ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व था, बस हमें इतना ही पता है। फिर मैंने फ्राइडे को उसने वहीं से कॉल की, उसने कहा कि आप ज़्यादा तंग मत करना, मैं यहीं से फ़ोन किया करूँगा। तो फिर उसने जुम्मे के दिन फ़ोन किया। मैंने मामा का हाल चाल पूछा, छोटे भैया का हाल चाल पूछा। फिर मैंने मेरे साथ बात की, मैंने कहा घर आ जाओ ना, घर क्यों नहीं आ रहे हो? उसने कहा मैं आ जाऊंगा लेकिन 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगा, बस इतना ही। लेकिन वो भी बेफिक्र हो गए, उसने कोई डर कर बात नहीं की, आराम से उसने भी बात की, बेझिझक उसने बात की। जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो इस टाइप का इंसान ही नहीं था तो क्या बता सकते हैं। तो आतंकवादी का जो परिवार है वो उसे किस रूप में दिखता है ये अभी आपने देखा। अब आपको सफेद कार के आखिरी 11 घंटों का रूट मैप दिखाते हैं जिस कार में धमाका हुआ। आपको याद होगा फरीदाबाद में सोमवार यानी 10 नवंबर को सुबह 6 बजे पुलिस की छापेमारी शुरू हुई थी और सीसीटीवी की तस्वीरों के मुताबिक सुबह 7:30 बजे यही कार सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दी। इसके बाद सुबह करीब 8:15 बजे यह कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच गई और दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले के परिसर के पास बनी एक पार्किंग में दाखिल हुई और इस पार्किंग में करीब 3 घंटे तक यह गाड़ी पार्क रही। इसके बाद शाम 6:22 पर यह गाड़ी पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और सिर्फ 24 मिनट के बाद यानी शाम 6:52 पर इस कार में एक जोरदार धमाका हुआ। तो जो मैं आपको शुरू से यह बात बता रहा हूं, यह कार फरीदाबाद से चली है, दिल्ली में आई है, दिल्ली में यह कार घूमती रहती है अलग अलग जगहों पर और उसके बाद लाल किले के पास आकर एक पार्किंग में खड़ी हो जाती है, कई घंटे तक खड़ी रहती है और फिर वहां से निकलती है और फिर शाम को इस कार में एक ब्लास्ट हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि सुबह 6 बजे पुलिस छापेमारी शुरू करती है फरीदाबाद में। उसके 1 घंटे के बाद जो आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं दूसरे, जहां तक पुलिस नहीं पहुंची थी, वो वहां से भागते हैं। इस कार में विस्फोटक लेकर यह डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी फरीदाबाद से दिल्ली आता है, इधर उधर घूमता रहता है किसी सुरक्षित जगह की तलाश में और शाम को इसकी कार में यह धमाका हो जाता है। असल में इस कार के जो तार हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आपको बताते हैं कि इस कार के जो 4 मालिक हैं वो कैसे एक के बाद एक बदलते गए। ये कार पहले एक ने खरीदी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। तो इस कार की हिस्ट्री देखिए। इस i20 कार को मार्च 2014 में मोहम्मद सलमान नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था। मोहम्मद सलमान, यह कार हरियाणा में रजिस्टर्ड है और फिर इसके बाद यही कार 4 अलग अलग लोगों को बेची गई, लेकिन किसी ने भी इस कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को अपने नाम पर ठीक तरीके से ट्रांसफर नहीं करवाया और बिना दस्तावेजों के ही हर बार इस कार को खरीदा और बेचा जाता रहा। किसी ने भी आरसी अपने नाम नहीं करवाई। ये इस कार की आरसी है। फरीदाबाद में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के ही अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर है और पिछले 3.5 साल से इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। तो देखिए, फरीदाबाद में इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, उसी के कैंपस में रहता है और जम्मू कश्मीर में जाकर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाता है। ये डॉक्टर अंदर से जो इनकी सोच है कितनी जहरीली है। भले ही ये डॉक्टर बन गए लेकिन अंदर से आतंक भरा हुआ है इनके अंदर, इससे यह पता चलता है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की
तो एक सीसीटीवी वीडियो में उन्हें डॉक्टर मुजम्मिल आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाता हुआ नजर आया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में फतेहपुर तागा नाम का एक गांव है। उस गांव में डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर 2 घर लिए हुए थे और इन दोनों घरों में करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिला है, जिसे एमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन यह डॉक्टर इस घर में रहता नहीं था। यह घर उसने सिर्फ अपना सामान रखने के लिए किराए पर लिया था। अब आप इस घर की लोकेशन पर ध्यान दीजिए। यह इस गांव का सबसे आखिरी मकान है, तस्वीर में देख लीजिए, जो गांव की भीड़ भाड़ से बहुत दूर है। किसी की नजर इस मकान पर पड़ेगी नहीं, इसलिए इस मकान के अंदर क्या हो रहा है इसका पता गांव के किसी भी रहने वाले को पता नहीं लगा। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह घर एक किससे लिया? एक मौलवी से लिया। तो अब आप नेक्सस देखिए, एक मौलवी, पुलवामा का एक डॉक्टर, आतंकवादी, विस्फोटक, पूरी एक चेन है। एक मौलवी से उसने यह घर किराए पर लिया। उस मौलवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमोनियम नाइट्रेट के साथ 20 टाइमर और 20 बैटरीज भी मिली है, जिसका इस्तेमाल करके इस विस्फोटक से बॉम्ब बनाया जा सकता था। डॉक्टर मुजम्मिल के पास एक कार थी जिसमें पुलिस को एक राइफल और कुछ गोलियां भी मिले हैं, कारतूस भी मिले हैं। और अब मुजम्मिल के परिवार के लोग कह रहे हैं कि उन्हें उसके आतंकवाद से कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जिस डॉक्टर साहब को एलिगेशन लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या बताइए सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। हाँ, पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारे पापा की सर्जरी थी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर को गिरफ्तार किया। अब इसकी कहानी सुनिए। डॉक्टर आदिल वर्ष 2024 से सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। इससे पहले वो अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल में काम कर चुका है और अनंतनाग में ही इसके लॉकर से पुलिस को एक AK-47 राइफल मिली है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक कश्मीरी डॉक्टर सहारनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है और उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिलती है और बाद में पता चलता है कि वो एक आतंकवादी है। डॉक्टर आदिल ने अनंतनाग के ही एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर शाहीन शाहिद निभा रही थी, एक महिला डॉक्टर निभा रही थी। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे क्या काम करना है, किसका क्या रोल होगा आतंक को फैलाने में, यह डॉक्टर शाहीन ही तय करती थी। और जांच में यह पता चला कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रही थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और इसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी इसी नेटवर्क में शामिल था। आज यूपी पुलिस ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की है और शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS की पढ़ाई की है। वो कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है और वर्ष 2013 में ये बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई, जिसके बाद वर्ष 2021 में इसे कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और यहीं पर इसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई। डॉक्टर शाहीन शादीशुदा हैं, लेकिन इस समय वो अपने पति से अलग रहती थी और डॉक्टर शाहीन के पिता का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, दूसरी हैं शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं, भाई यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं।
तीसरे थर्ड हैं परवेज शहीद अंसारी। अच्छा, ये थे डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रहती थी? डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? डेढ़ साल हो गए करीब। किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। तो परिवार बिल्कुल भोला भाला है। परिवार को तो पता ही नहीं है कि इनके घर में एक आतंकवादी बचपन से लेकर अब तक पल रहा है। और ये सारे लोग इस समाज में अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, मरीजों को देखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इस समाज में इज्जत के साथ घूमते हैं, लेकिन इनके मन में भारत के खिलाफ नफरत है। इनके मन में आरडीएक्स भरा हुआ है। इनके मन में एक ही प्लानिंग चलती है, वो ये कि भारत के लोगों को बड़ी संख्या में कैसे उनका खून बहाया जाए। और डॉक्टर शाहीन शाहिद के जो सबसे छोटा भाई जो है उसका, वो भी इस नेटवर्क में शामिल था। इसका नाम है परवेज अंसारी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक ही परिवार के 2 सदस्य इस आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल हैं। और ये जो छोटा भाई है ये भी लखनऊ में डॉक्टर है। लखनऊ के जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इससे अपना इलाज कराया होगा। सहारनपुर में जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस सहारनपुर के डॉक्टर से, आतंकवादी से इलाज कराया होगा। और फरीदाबाद में जो हमारे दर्शक हैं, उस इलाके के में जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी इस अस्पताल में, जिसका अभी हमने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज में, यहां अपना इलाज करा चुके होंगे और बहुत सारे छात्र इनसे पढ़ चुके होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर परवेज अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का छोटा भाई है, उसे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस को डॉक्टर परवेज अंसारी के घर से एक ऑल्टो कार, कुछ दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं। और डॉक्टर परवेज के पड़ोसियों ने यह बताया कि वो दूसरे लोगों से कोई ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था और अपने घर पर भी बहुत कम ही दिखाई देता था। देखा तो हम लोगों ने बचपन में ही इन लोगों को साथ में देखा था, बट इस तरह की घटना हो जाएगी ये तो किसी को नहीं पता था। परवेज का चूंकि मोहल्ले में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है इन लोगों का, ये लोग आपस अपने में बहुत रिजर्व रहते हैं। तो ये लोग रहते चूंकि मोहल्ले में ही, लेकिन बहुत रिजर्व ये लोग फैमिली थी जी, तो मोहल्ले में उनको बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था। अब आपको जिस बात पर ध्यान देना है वो ये कि ये आतंकवादी अभी तक कश्मीर में ही इस प्रकार की वारदात करते थे। पुलवामा में इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की, पहलगाम में इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की, कश्मीर में जो बाहर के लोग काम करने के लिए जाते थे उनका खून इन्होंने बहाया। लेकिन इस बार जो मैं आपको बता चुका हूं, 2 नई चीजें हैं। एक, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी अब पढ़े लिखे अच्छे घरों के लोग आतंकवादी बन रहे हैं। और दूसरा, अब ये कश्मीर से बाहर निकलकर, जिसे आप भारत का हिंदी हार्टलैंड कह सकते हैं, वहां पर अपना नेटवर्क बना रहे हैं। यानी ये भारत के दूसरे हिस्सों में कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई कुछ और किसी रोल में आकर चुपचाप हमारे समाज में हमारे ही लोगों के बीच में रहते हैं और फिर हमारा ही खून बहाने के बारे में योजनाएं बनाते हैं। अब आप देश के मानचित्र पर देखिए कि कैसे आतंकवाद का ठिकाना अब बदल रहा है और यह नेटवर्क बनता है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली के करीब तक पहुंच गए हैं। इस आतंकवादी मॉड्यूल में 3 डॉक्टर जम्मू कश्मीर की एक ही जगह पुलवामा से है। जम्मू कश्मीर से यह आतंकवाद धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है और ये आपके सामने आएंगे शरीफ नागरिक बनकर, एक शरीफ डॉक्टर बनकर, लेकिन इनके अंदर सिर्फ नफरत का आरडीएक्स है। इन आतंकवादियों ने दिल्ली के बहुत ही पास, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आकर अपना नया ठिकाना बना लिया और वहां पर आप ये समझ लीजिए अपना एक गोदाम बना लिया। और उस गोदाम में इन्होंने विस्फोटक रखे कि कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो गुड़गांव में अपना बेस बनाते हैं। वहां पर इन्होंने एक अस्पताल पकड़ लिया, उस अस्पताल में ये आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे, वहां बाकी लोगों को भी अपने साथ ले लिया। और आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद में इनका गोदाम था विस्फोटकों का। एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काम कर रहा था, 2 और डॉक्टर लखनऊ में, और आतंकवाद के इस डॉक्टर मॉड्यूल ने ही लाल किले के सामने यह बम धमाका किया है। दिल्ली के लाल किले से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज इलाके में
ये अल फला यूनिवर्सिटी है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे वो दर्शक जो उस इलाके में रहते हैं उन्हें इस अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल पता होगा। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी आतंकवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है? अब तक 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसी अल फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे या फिर वहां डॉक्टर थे। इनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर सज्जाद अहमद, और हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। आज अल फला यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया ये सभी जूनियर डॉक्टर्स हैं। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये पूछताछ की गई है। अब आपको अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ जानकारियां देते हैं, जहां ये चारों आतंकवादी डॉक्टर पल रहे थे। यह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में लगभग 70 एकड़ जमीन में बनी हुई है। सोचकर देखिए, 70 एकड़ जमीन में दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवाद की प्रयोगशाला बनी हुई थी। यह 70 एकड़ जमीन किसी ना किसी ने इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दाम में या फिर हो सकता है मुफ्त में अलॉट की होगी। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कानून जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। लॉ पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी वर्ष 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने दी थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, और इसे 2015 में यूजीसी से भी मान्यता मिल गई। अल फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का पहला बैच वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ था और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इस समय यहां एमबीबीएस कोर्स की फीस 74,50,000 रुपए है। सोचिए, 75 लाख रुपए एमबीबीएस की फीस है और इसमें अभी तो हॉस्टल और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा तो आप समझ लीजिए एमबीबीएस के कोर्स की जो फीस है वो है 1 करोड़ रुपया। इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की कुल मिलाकर 200 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि जो बच्चे 1 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले कुछ प्रोफेसर्स देश में बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रच रहे हैं, उन्हें पढ़ाने वाले लोग आतंकवादी हैं, तो सोचिए इस यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक हॉस्पिटल भी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ आतंकवादी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में मुस्लिम आबादी सिर्फ 7% है, 7%, और हिंदुओं की आबादी 87.5% है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और 21 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन एक जिला है जिसे कहते हैं नूह जिला, जिसे मेवात भी कहा जाता है, वहां करीब 79% मुस्लिम आबादी है। 79% मुस्लिम आबादी है मेवात में। और अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के धौज में है, यह मेवात से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, उस मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह इमाम भी मेवात का ही रहने वाला था और बाद में धौज की किसी मस्जिद का इमाम बन गया। मेवात में इस समय 130 से ज्यादा मदरसे हैं। मेवात में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, इसे आप इन आंकड़ों से देखिए। वर्ष 1981 में मेवात की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 66% थे। 2001 की जनगणना में यह बढ़कर 75% हो गए। 2011 की जनगणना में मेवात में मुस्लिम आबादी बढ़कर 79% से ज्यादा हो गई। आप देखते जाइए कैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है एक खास धर्म की, और 2025 में तो ये जनसंख्या अब और भी ज्यादा हो चुकी होगी। अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिहाज से मेवात और फरीदाबाद, जो दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, आतंकवादियों के लिए एक नया सेफ हाउस बनता जा रहा है, जहां वो खुद भी छिपते हैं, अपने हथियारों को छिपा कर रखते हैं, अपने विस्फोटकों को छिपा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास काम करने वाले लोगों को भी
ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, उन्हें अपना सहयोगी बना लेते हैं। फरीदाबाद में डॉक्टरों का नेटवर्क विस्फोटक से हमले की साजिश रच रहा था, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में एक और डॉक्टर जहर से एक बायोलॉजिकल हमले की प्लानिंग कर रहा था। गुजरात की एटीएस ने अहमदाबाद से 9 नवंबर को आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और इनमें भी एक आतंकवादी डॉक्टर निकला और इसका नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद और इसकी उम्र लगभग 35 साल है। डॉक्टर अहमद हैदराबाद का रहने वाला है और इसने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है। गुजरात एटीएस को इसके पास से 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला है और डॉक्टर अहमद इसी कैस्टर ऑयल से राइसिन नाम का एक जहर तैयार कर रहा था। इस जहर का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। अब ये जहर वो किस चीज में मिला रहा था? क्या वो पानी में मिलाने वाला था, लोगों के खाने में मिलाने वाला था? कुछ भी हो सकता है। राइसिन को दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक जहर में से एक माना जाता है। इसका एक माइक्रोग्राम हिस्सा भी अगर आपने खा लिया तो वो आपकी जान ले सकता है। डराने वाली बात यह है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, यानी वो दवा जो इस जहर के असर को रोक दे या खत्म कर दे, ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये जहर अगर आपके शरीर में आ गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं। और इसी खतरनाक जहर को अहमदाबाद में तैयार किया जा रहा था। सोचकर देखिए कि कोई भी इस जहर को क्यों तैयार करेगा। अब आप गुजरात एटीएस का यह बयान सुनिए जो इसके इस खतरे के बारे में खुद बता रहे हैं। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। अब एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप देखिए ये आतंकवादी नए नए तरीके सोच रहे हैं। ये ऐसी चीजें सोच रहे हैं जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हथियारों से भी खून बहाना चाहते हैं, जहर देकर भी लोगों को मारना चाहते हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन्स भी डेवलप कर रहे हैं और भी न जाने कौन कौन से ऐसे तरीकों के बारे में इनकी प्लानिंग चल रही होगी जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन ने किया था। और आप सोचिए ओसामा बिन लादेन भी एक बहुत पढ़ा लिखा आतंकवादी था और अब वैसे ही पढ़े लिखे आतंकवादी हमारे देश में पैदा हो रहे हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। पहले ये आतंकवादी सीमा पार से आते थे, लेकिन ये नए किस्म के आतंकवादी अब हमारे ही बीच में रहते हैं। कोई डॉक्टर बनकर रहता है, कोई इंजीनियर बनकर रहता है, कोई प्रोफेसर बनकर रहता है, कोई किसी और पेशे में रहता है, कोई बुद्धिजीवी बनकर रहता है। सोचिए ये लोग हमारा खाना खाते हैं, हमारा पानी पीते हैं, हमारा पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर्स हैं जिन्हें हमारे समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन बदले में ये हमारे देश के खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे नेटवर्क को पकड़ने के लिए हमें बहुत ही मजबूत निगरानी, सर्विलांस चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चाहिए। जब ये लोग कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, इन्हें कहीं एडमिशन दिया जाता है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी नौकरी में, इनका सख्त बैकग्राउंड चेक करने की बहुत आवश्यकता है। और हमारी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है उसे भी और विस्तार देने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ लोग सुरक्षा की सख्ती को, अब ये मैं हमारे देश के लोगों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सुरक्षा को लेकर जो सख्ती की जाती है उसे अपनी व्यक्तिगत आजादी के खिलाफ मानने लगते हैं। वो अपने फ्रीडम टू स्पीच को बीच में ले आते हैं, ह्यूमन राइट्स को बीच में ले आते हैं, लोकतंत्र को बीच में ले आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारा देश सुरक्षित होगा। इसलिए आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप
आजादी की बात तभी कर पाएंगे जब आपकी आजादी सुरक्षित रहेगी। ह्यूमन राइट्स की बात तब कर पाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तब कर पाएंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात तब कर पाएंगे जब आप खुद जिंदा रहेंगे, जब आपका देश जिंदा रहेगा। ये बाकी बातें बाद में आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार के सारे एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स में यह पता चल रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुत आसानी से बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे। बीजेपी के लिए खुशखबरी है, नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी है, लेकिन महागठबंधन राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं ये एग्जिट पोल। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब जल्दी से आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि वहां एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। आज 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ और बिहार में अब 2 चरणों की पूरी वोटिंग हो चुकी है, जिसमें वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना है। पहले चरण से ज्यादा इस चरण में यानी आज वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में आज करीब 69% वोटिंग हुई है, जबकि पहले चरण में 65% वोटिंग हुई थी। यानी बिहार में इस बार दोनों चरणों में मिलाकर करीब 67% वोटिंग हुई है, जो बिहार के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वोटिंग के बाद आज सभी एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट आ गई है और उनमें एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि जो 7 बड़े एग्जिट पोल्स हुए हैं वो क्या कहते हैं और उन सब का अगर हम औसत निकालें तो वो औसत क्या कहता है। इन 7 एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए करीब 148 सीटें जीत रहा है, जबकि महागठबंधन को केवल 88 सीटें मिल रही हैं। ये मैं सारे एग्जिट पोल्स का औसत आपको बता रहा हूं। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीट हैं, 243, और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का होना आवश्यक है। ऐसे में एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से यह साफ पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। सारे के सारे जितने एग्जिट पोल हैं वो सब आप देख सकते हैं, वो बता रहे हैं कि 122 सीटें जो चाहिए सरकार बनाने के लिए, एनडीए 122 से कहीं ज्यादा ऊपर है। आप देख लीजिए एनडीए का टैली और महागठबंधन का आप देख लीजिए। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसने यह कहा हो कि तेजस्वी यादव का महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए अगर नतीजे कुछ और आए तो मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल गलत निकले, लेकिन अगर ये सारे एग्जिट पोल सही हैं तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को अब 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा बनाया वो वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चला। इसका मतलब यह है कि बिहार में ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत हुआ है। ये खुशखबरी है डबल इंजन सरकार के लिए, यहां प्रधानमंत्री मोदी और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए ये एक बुरी खबर है। एक बार फिर से उन्हें कहना पड़ेगा कि चुनाव में धांधली हुई है, उनके वोट चोरी हो गए और अब उन्हें कोई हो सकता है नया बहाना भी सोचना पड़े अपनी हार का। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हर सांस एक ताज़ा सबूत है कि जिंदगी अब भी हमें मौका दे रही है। नमस्कार।